हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8। दिस इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्टीमेटली अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करनी है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपके नॉमेनक्लेचर आ जाता है कि कैसे बॉन्डिंग टूटती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। इसके अलावा आपके साइक्लो ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, कार्बन की प्रॉपर्टी कैसी कैसी होती है, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर पूरी बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ओके, देखिए चैप्टर का स्टार्टिंग होता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने ये क्लास कहाँ पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हम ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनका एक सेपरेट ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ओके, जब शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, तो हमारे पास में एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, दैट इज़ बर्जीलियस। वो कौन थे हमारे पास में, बर्जीलियस। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको बनने के लिए वाइटल फोर्स, मतलब जो जीवन देता है, ठीक है, वाइटल मतलब लाइफ होता है, लाइफ वाले फोर्स का ज़रूरत है, ठीक है। हमको कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना है तो हमको वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए क्या ज़रूरी है, वाइटल फोर्स ज़रूरी है। उसके बाद में इनका ये थ्योरी किसने रिजेक्ट कर दिया, होलर साहब ने। होलर क्या बोले कि भाई मैं इसको लेबोरेटरी में बना सकता हूँ, लेबोरेटरी में कौन सा वाइटल फोर्स मिलेगा, मतलब कौन सा वहाँ जीवन है, ठीक है, तब भी मैं बना सकता हूँ। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तो हमारे पास में फर्स्ट लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन है हमारे पास में, यूरिया, जो किसने बनाया, होलर ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन की। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम शेप्स की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम पहले बात करते हैं द शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जो मैथेन होता है, ठीक है, एथेन, इथाइन। मैथेन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ये H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके पास में एथीन की, एथीन कौन है हमारे पास में, C, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, टेट्रा, 1 2 3 एंड 4। वैसे ही 2 यहाँ पर हो गई, 3 एंड 4 ऐसे हो गई इस तरीके से। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। उसके बाद में इथाइन की अगर हम बात करते हैं तो इथाइन का क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में इथाइन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर कार्बन के पास में कितनी कितनी वैलेंसी है, 4। अगर कार्बन की सारी वैलेंसी किससे कंप्लीट हो रही हो, सारी वैलेंसी हमारे सिंगल बॉन्डिंग से कंप्लीट हो रही होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइज है वो, sp3। इसको याद रखिएगा अभी। अगर कार्बन की इधर उधर से एक भी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, आपके पास में डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और अगर कार्बन की आसपास आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो कार्बन आपके पास में क्या दिख जाएगा, आपको कौन सा, sp हाइब्रिडाइज दिख जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि कार्बन के मैथेन में कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp3। डबल बॉन्ड वाले में मतलब एथीन में sp2, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में मतलब एथाइन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे ना इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या देखते हैं, हम इनकी ओरिएंटेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, ओरिएंटेशन देखते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा अगली लाइन में कि कार्बन जितना ज़्यादा मतलब जितना उसमें एस कैरेक्टर होगा, जितना अच्छा एस कैरेक्टर होगा उतना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, कंपेयर टू sp2 और sp3। हमने क्या बोला कि sp हाइब्रिडाइज में 50% एस कैरेक्टर और 50% ही हमारे पास में p कैरेक्टर। sp2 में 33.33% हमारे पास में एस कैरेक्टर और p के कितने कैरेक्टर हो जाएंगे, 66.67%। उसी तरीके से sp3 में 25% एस कैरेक्टर और कितने p है, 3 p है, तो मतलब 75% p कैरेक्टर हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा,
sp2 के कंपैरिजन में, और सबसे कम किस में हो जाएगी, sp3 में हो जाएगी। ये हमने अभी बताया। इससे क्या होगा कि जो बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इससे अफेक्ट होती है। फिर हम बात कर रहे हैं सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, पाई बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है। हमारे पास में, हम जानते हैं हमारे पास में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर हम जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान करके चलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान करके चलते हैं, मतलब मैंने बोला कि जो बॉन्ड है वो ओवरलेप इस एक्सिस पे करते हैं, ऐसे मैंने माना। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चल रहे हैं हम जेड को। तो बाकी जो 2 एक्सिस होगी एक्स और वाई, वो क्या हो जाएगी, उसके परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो क्या होता है कि अगर बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से हो रही होगी हमारे पास में, हम ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ये वाला सीन। तो यहाँ पर देखो एक जगह ही बॉन्डिंग हुई, यहाँ पर ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग भी होगी, और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। जो आपके पास में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही सारी की सारी ओवरलैपिंग होती है, और वो ओवरलैपिंग एक ही जगह होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही जगह रहेगा, और उसकी वजह से क्या रहेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग बोलेंगे। और अगर हम बोले कि भाई ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नहीं हो रही है, तो देखिए ये मान लो एक ऑर्बिट, ये दूसरा वाला ऑर्बिट। अब ये देखो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, तो यहाँ पर देखो 2 जगह ओवरलैपिंग हो रही है। इसकी वजह से क्या बन रहा है, पाई। 2 जगह ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास में कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो बट गया। तो ये क्या हो जाएगा, वीक कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं इसको शो करूँ तो कुछ इस तरीके से शो करूँगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से शो करूँगी तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इसके पास में क्या हो जाएगा, भैया 2 जगह से अटैक कर सकता है कोई आने वाला। तो हमने क्या बोला, पाई बॉन्ड 2 जगह से बनता है। लैटरल क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे क्या होता है, इसमें ओवरलैपिंग होता है और इलेक्ट्रो क्लाउड बढ़ जाता है। तो हमने क्या बोला, इन ए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलल ओरिएंटेशन, ये देखिए पैरेलल ओरिएंटेशन है, ऑफ द 2 p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम इज़ नेसेसरी फॉर ए प्रॉपर साइडवेज ओवरलैप। ओके, पाई बॉन्ड के लिए हमारे पास में ये ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम बात करें, द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड इज़ लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। तो हमारे पास में कहाँ हो गया, वो ऊपर और नीचे की ओर हमारे पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। दिस रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ईजिली अवेलेबल टू अटैकिंग रिएजेंट। तो जो अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करने वाला है वो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। इन जनरल पाई बॉन्ड प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। इसलिए जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अच्छे से रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव सेंटर्स प्रोवाइड कराते हैं। मल्टीपल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें आपके पास में क्या होता है, पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कही, तो ये क्या हो गया, पाई, और ये क्या हो गया, सिग्मा। ठीक है, तो ये वाला आपके पास में पाई, और ये क्या हो गया, ये वाला सिग्मा, और ये वाला क्या हो गया आपके पास में पाई। उसी तरीके से मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँगी, तो ये आपके पास में बीच वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी बात करी, तो ये सिग्मा, ये बीच वाला सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा। तो ध्यान रखना, पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रिएक्टिंग जो रिएजेंट होगा, अटैकिंग जो रिएजेंट होगा, उसको अटैक करने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। मैं आपको इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, तो आप ये वाला देख लीजिए पहले क्या है यहाँ पर। देखिए C, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ध्यान रखिएगा कार्बन है टेट्रावैलेंस से। डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ये मैंने इसको पूरे को ओपन कर लिया। देखो ये सिग्नल बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, ये वाला पाई, यहाँ पर भी पाई, ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड जहाँ दिखे आपको वहाँ सिग्मा, और जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से एक वाला बॉन्ड कैसा रहेगा, सिग्मा, और बाकी बचे हुए बॉन्ड कितने रहेंगे, पाई। ठीक है, तो देखो इस वाले में अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मेरे पास में क्या हो गए, सिग्मा। देखिए ये तो 6 रहा और ये 9 रहा, ये देखो ये मेरे पास में सिग्मा, और बाकी कितने रह गए, 2। एक ये रहा पाई और एक ये रहा पाई। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको कार्बन के आसपास सिंगल बॉन्डिंग दिखती है तो आप क्या करोगे, उसको sp3। अगर कार्बन के आसपास एक भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, ये sp2।
कार्बन के आसपास आपको एक भी ट्रिपल बॉन्डिंग दिख जाए तो sp, और कार्बन के दोनों ओर अगर आपको क्या दिखे डबल बॉन्डिंग, इसको भी हम sp कहेंगे। ओके, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और देखिए sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है, ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अगर sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो टेट्राहेड्रल बनाता है, sp हाइब्रिडाइज होता है तो ये हम क्या बनाता है, हमारे पास में लीनियर बनाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, हमारे पास में है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में कई स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसको हम देखो कंप्लीट भी होता है, कंडेंस्ड भी होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है। सबसे पहले हम कंप्लीट की बात करते हैं। देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देखो अगर आपको इस तरीके से ओपन मिले, ठीक है, या आपको ऐसे ओपन करने के लिए कहा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। जैसे ये एथेन है, एथेन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास में C2H6, एथेन का कितना होता है C2H4, इथाइन का कितना होता है C2H2, मैथेनॉल का फार्मूला क्या होता है CH3OH, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या बना दिया, ये इसको बिल्कुल ओपन करके बना दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हमने इसको इन वाले कंप्लीट वालों को अगर थोड़ा सा मतलब इसके बॉन्ड हटा करके हमने इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो जैसे हमने इसको इस तरीके से ना लिख करके हम इसको इस तरीके से लिख दे तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, एथीन का, इथाइन का, मैथेनॉल का इसने दे दिया। देखिए कंडेंस्ड को आप और कंडेंस कर सकते हो। जैसे मान लो देखो अगर हम बात कर रहे हैं, देखो इस वाले में देखो बीच वाला जो है ना आपके पास में, ये जो बीच वाला ग्रुप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपके पास में सेम आ रहे हैं, तो इसको मैंने एक साथ ही क्या कर दिया, CH2 का होल ट्वाइस 6 लिख दिया। ठीक है, जैसे मेरे पास में मान लो ब्यूटेन है, CH2 CH3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, CH3। ध्यान रखिएगा इसको और इसको मिक्स करके मत लिखिएगा आप, क्योंकि ये आपके क्या है कॉर्नर्स पे है, तो ये कॉर्नर्स पर ही आएंगे। CH2 का होल ट्वाइस, उसे क्या मैं लिख दूँगी, CH3 लिख दिया मैंने। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन ये जिगजैग फैशन में होता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास भी कार्बन की कैसी वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, और अगर sp3 है तो भैया sp3 में आपका क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो इसलिए जिगजैग पैटर्न चले जाता है। देखो 3 मिथाइल ऑक्टेन, देखो 1 2 3 मिथाइल, 4 5 6 7 8 कार्बन है, ऑक्ट, और एन क्यों लगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्डिंग। हो सकता है अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, पर आपको धीरे धीरे ये जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा। हम पूरा की पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर भी करने वाले हैं। हम इसको इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मैं इसको इस तरीके से भी ना लिख सकती, कैसे दिखा सकती हूँ, देखिए ये कार्बन, ये मैंने ये बना दिया, फिर दूसरा वाला इस तरीके से, 1 कार्बन 2 कार्बन, नंबरिंग कर देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिगजैग से क्या है कि जैसे ही जहाँ पर लाइन मुड़ी वहाँ पर हम कार्बन मान लेते हैं। अगर कॉर्नर पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर भी हम कार्बन मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको बनाया, ये मैंने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है। जैसे मैंने इसको U बनाया, यहाँ पर कार्बन 2 3 4 5 6, तो हम 3 तरीके से देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमने ये पैटर्न देखा आपके। आगे हम चलते हैं, ध्यान रखना ये टर्मिनल वाले हैं ना, ये टर्मिनल, ये वाला कॉर्नर में प्रेजेंट, अगर कोई भी आपको एटम नहीं दे रखा है तो आप उसको क्या मान के चलोगे, कार्बन। जैसे आपके और बात करें, जैसे साइक्लोप्रोपेन, कितने कार्बन, 3 कार्बन का प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग एन, और साइक्लो रिंग बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो, तो साइक्लोप्रोपेन। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से। जैसे मेरे पास में मान लो 4 कार्बन की मैं बनाऊँ, जैसे CH2 और CH2, इसको मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ। देखो यहाँ पर कार्बन, 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 इस तरीके से यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग एन और साइक्लो। उसी तरीके से हमारे पास में देखो क्लोरो वर्ड बाहर लग रहा है, तो क्लोरो, साइक्लो, साइकिल है। हेक्स कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्डिंग। अगर मान लो डबल बॉन्डिंग हो तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं पर भी हो तो। ओके, नेक्स्ट इसका मेरे को कंडेंस लिखना है। कंडेंस दे रखा है आपको, ओपन करके लिखना है,
मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना, कार्बन के आसपास अगर सिंगल ऐसे ओ दिख जाए तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, इस तरीके से। कार्बन की डबल बॉन्डिंग का पता चल ही गया आपको, ठीक है। ये देखो डबल बॉन्डिंग आ गई, उसके आगे का CH आ गया, उसके बाद में देखो CH2, ये देखो CH2, ये CH2, और ये आ गया मेरे पास में, एक मिनट, ये देखिए CH, इसमें इसने एक कार्बन ज़्यादा दे दिया, 1 2 3 4 5, अच्छा 3 है, ओके 3 है, यहाँ पर 3 है, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। बाकी की कार्बन है टेट्रा वैलेंसी, बाकी वैलेंसी जो दे रखी है उसको आप किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास में 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इस बात का ध्यान रखना कि देखिए कार्बन अगर sp3 है तो वो आपकी कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है, ये कार्बन कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है कि ये वाला बॉन्ड आपकी ओर है ना, ये वाला पीछे की ओर, ये वाला सिंपल आपके 2D में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ देखो ये पीछे की ओर जो लाइन है ना, इसने किससे रिप्रेजेंट कर दी, ये इससे रिप्रेजेंट कर दी डैश से। आगे की ओर जो लाइनिंग है सॉलिड वेज से, बॉन्ड्स टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, मैं इसको यहाँ पर लिख नहीं पा रही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। देखो ये तो आपके आगे की ओर हो गया, ये वाला, ये जो मैंने बार बार इस पर कर रही हूँ, ठीक है, ये आपके आगे की ओर हो गया। ये देखिए ये वाला और ये वाला कार्बन। अब अगर आप इसकी देखो, आप 4D में इस पर लिख नहीं पा रही हूँ तो आप समझ जाइएगा क्या सीन है। देखिए आप देख पा रहे हो तो देखो एक कार्बन सॉरी एक जो बॉन्डिंग है वो पीछे की ओर जा रही है, देखो इसमें जा रही है ना। इसको हम टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो चारों तरफ से क्या है हमारे पास में, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, चारों तरफ से सेम हेड्रल दे रखा है, सेम फेस दे रखी है, दैट इज़ ट्राइगोनल, ठीक है। 4 बीच में कौन है हमारे पास में, कार्बन, और कार्बन की चारों बॉन्डिंग उसके कॉर्नर पर दिख रही है टेट्राहेड्रल में। अगर हम इसकी 2 सरफेस को 2D पर लाते हैं तो एक तो आपके आगे की ओर हो जाएगी और एक पीछे की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, और बाकी जो है ये आपके बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं या 3D रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।